नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये लेक्चर 4 है, जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। किस प्रकार यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, क्यों यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता हुई। साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ प्रमुख समितियों और आयोगों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ पे कि किस राज्य का गठन कब किया गया। साथ ही साथ इसके सभी नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भारत राज्यों का क्या है, संघ यानी यूनियन है। यानी भारतीय संघ में जितने भी राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, चाहे वो स्टेट की बात करें हम, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, वो कभी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। अब जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो उस समय यहाँ पे बहुत सारी देसी रियासतें थी जहाँ पे वहाँ के राजा शासन करते थे, लेकिन वो भी किसके अधीन थे? अंग्रेजों के वो अधीन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन सभी देसी रियासतों को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए। वो 3 ऑप्शन थे। नंबर 1 था कि भारत के साथ विलय पत्र पर साइन करके भारत के साथ सम्मिलित हो जाएं। दूसरा ऑप्शन था या तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन था यहाँ पे कि वो खुद स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वयं का एक अलग से राष्ट्र बना सकते हैं। अब देखो, अधिकांशतः जो देसी रियासतें थी जो भारतीय सीमा के अंतर्गत आती थी, उन्होंने भारत के साथ सम्मिलित रहना स्वीकार किया, भारत के साथ वो जुड़ गए थे। लेकिन यहाँ पे 3 देसी रियासतें जिनके संबंध में प्रॉब्लम आई। हैदराबाद, यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया, एक पुलिस कार्रवाई की गई और इसके माध्यम से इसको भी भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आई जूनागढ़ पे। जूनागढ़ यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और वहाँ की जनता ने भारत के साथ रहना स्वीकार किया, और इस प्रकार जूनागढ़ भी भारत का एक हिस्सा बन गया। और तीसरी प्रॉब्लम जो आई वो आई जम्मू कश्मीर पे। वहाँ का राजा था हरि सिंह। तो पहले इसने स्वतंत्र रहना स्वीकार किया, लेकिन बाद में वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जब आक्रमण किया गया तो हरि सिंह ने भी भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर किए और जम्मू कश्मीर भी हिस्सा बन गया भारत का। तो इस प्रकार एकीकरण किया गया भारत का। बहुत सारी जो देसी रियासतें थी उनको भारत में सम्मिलित किया गया, और भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने निभाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य एकीकरण में किन किन लोगों की भागीदारी थी, किन किन लोगों का योगदान था। राज्य एकीकरण में 3 लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। नंबर 1 थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 2 थे वीपी, और नंबर 3 थे माउंटबेटन। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ये तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आपको करना है तीनों यहाँ पे सही है। डी ऑप्शन अगर आएगा उपयुक्त में से सभी, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन 3 लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन सभी देसी रियासतों को भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करने में। अब देखो, ये देसी रियासतें सम्मिलित हो गई भारत में और भारत बन गया एक यूनियन, राज्यों का संघ। लेकिन यहाँ पे कुछ क्षेत्रों से ये मांगे उठने लग गई थी कि हमें भाषाई आधार पर एक अलग राज्य, अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कुछ समितियों का गठन किया गया, और उन समितियों का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कार्य क्या था कि आज की परिस्थिति में, उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना संभव है या नहीं। तो इसके लिए जो सबसे पहली समिति बनाई गई थी उसका नाम था एस.के. धर आयोग। ये आयोग बनाया गया यहाँ पे एस.के. धर आयोग, जिसका गठन किया गया जून 1948 को। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? ये न्यायमूर्ति एस.के. धर। ये न्यायमूर्ति एस.के. धर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये थे रिटायर्ड जज, और इनकी अध्यक्षता में जून 1948 को एस.के. धर आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसमें कुल 4 सदस्यीय ये आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी दिसंबर 1948 को। अब देखो, एस.के. धर आयोग ने क्या रिपोर्ट दी। एस.के. धर आयोग ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। यानी एस.के. धर आयोग ने साफ साफ मना कर दिया कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करने की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल संभव नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का क्या करना चाहिए? पुनर्गठन करना चाहिए। अब देखो, प्रशासनिक सुविधा क्या होती है इसको समझो पहले। जैसे यह है आपका संयुक्त प्रांत, ये इतना बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये उस समय स्टेट था। तो एस.के. धर आयोग ने कहा कि जैसे आपका संयुक्त प्रांत है, ये इतना बड़ा स्टेट है और यहाँ पे एक सरकार द्वारा इसको संभालना मुश्किल हो रहा है, तो इसको आप कहीं से भी डिवाइड कर दो और इसको यहाँ पे 2 सरकारें बना दो, तो फिर 2 सरकारों के लिए इस यहाँ पे संयुक्त प्रांत को संभालना आसान हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर यहाँ पे, यानी जहाँ पे प्रशासन चलाना, जहाँ पे सरकार चलाना आसान हो, इस सुविधा के आधार पर क्या करना चाहिए? राज्यों का
पुनर्गठन करना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो एकता है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम सभी, और इतनी भाषाएं यहाँ पे, कितनी भाषाएं हैं भारत देश में, और अगर सभी अपनी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग करने लग जाएं तो पता नहीं कितने भागों में बांटना पड़ेगा भारत को। तो इसलिए एसके धर आयोग ने साफ साफ मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किस आधार पर किया जाना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो प्रशासनिक सुविधा का मत किसने दिया था? एसके धर आयोग ने। एसके धर आयोग ने साफ साफ मना कर दिया है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया है एसके धर आयोग ने। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? वो था एसके धर आयोग। ये पहला आयोग था जिसको इसलिए बनाया गया था कि उसने रिपोर्ट देनी थी कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव है या नहीं है। तो इसलिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? एसके धर आयोग। उसके बाद यहाँ पे मांग जो लगातार उठती जा रही थी, विशेषकर ये मद्रास के क्षेत्र में उठती जा रही थी ये मांग कि हमें भाषाई आधार पर क्या चाहिए? एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे इसने साफ साफ मना कर दिया एसके धर आयोग ने, और जो लोगों की मांग थी वो धीरे धीरे और बढ़ने लग गई। तो इसलिए फिर एसके धर आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी उस पर रिसर्च करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी समिति क्या थी ये? जैसे आप लगा सकते हो जवाहरलाल नेहरू, वी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, यानी 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया जेवीपी समिति। और इसने क्या देखना था? इसने भी ये देखना था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं। और साथ साथ जो एसके धर आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है उसका इन्होंने उस पर चर्चा करनी थी कि क्या वो सही सौंपी है या नहीं सौंपी है। तो जेवीपी समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 को, और इसने रिपोर्ट सौंपी अपनी अप्रैल 1949 को। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो जब इन्होंने जेवीपी समिति ने अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें क्या कहा गया? तो इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अव्यावहारिक बताया। इस समिति ने भी साफ साफ मना कर दिया, साफ साफ विरोध कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। समस्या क्या हुई? जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये भाषाई आधार पर राज्य की मांग उठ रही थी वो अधिकांशतः इस क्षेत्र में उठ रही थी। मद्रास का जो प्रांत था, यहाँ पे जो तेलुगु भाषी लोग थे उनका मत था कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग की थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? जो ये लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें एक प्रमुख थे पोट्टी श्री रामुलु। ये कांग्रेस नेता थे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व ये कर रहे थे। आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पोट्टी श्री रामुलु। और इनका मांग क्या थी कि हमें आंध्र प्रदेश अलग राज्य चाहिए। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। इन्होंने यहाँ पे भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1952 में। दिसंबर 1952 में किसकी मृत्यु हो जाती है? पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु। अब यहाँ पे जनता और भड़क जाती है, और यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन और तेज हो जाता है। तो इसलिए सरकार को यहाँ पे ये निर्णय लेना पड़ता है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हम गठन करते हैं भाषाई आधार पर। तो इसीलिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। देखो यहाँ पे दिसंबर 1952 को क्या हुआ? मृत्यु हुई किसकी? पोट्टी श्री रामुलु की। और उसके लगभग 10-12 महीने बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और इसकी राजधानी उस समय कहाँ बनाएगी? कर्नूल में इसकी राजधानी बनाई गई थी, आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर इसको अलग से गठित किया गया। और जो आंध्र प्रदेश अलग हुआ, ये किस क्षेत्र से अलग हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मद्रास था पहले, मद्रास प्रांत, और यहाँ से अलग कर दिया गया आंध्र प्रदेश। और नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का? पोट्टी श्री रामुलु ने। अब यहाँ पे ये समस्या तो सुलझ गई थी सरकार की। चलो अब वहाँ पे आंदोलन क्या हो गया? जो आंदोलन भड़क गया था वहाँ पे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए, वो तो शांत हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कई क्षेत्रों से ये मांगे उठने लग गई थी कि हमें भी भाषाई आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बम्बई है, ये बम्बई पहले अलग राज्य हुआ करता था, और बम्बई से इधर गुजरातियों ने कहा कि हमें गुजराती भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। मराठियों ने कहा कि हमें मराठी भाषा के आधार पर इधर पंजाब, और इधर भी पूर्वी क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्रों में ये
मांगे उठने लग गई। अब सरकार के सामने एक और बड़ी समस्या आन पड़ी थी कि चलो एक आंदोलन तो समाप्त हुआ, यहाँ तो हर क्षेत्र से अब ये मांग उठने लग गई। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, एक आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी किस प्रकार से राज्यों को पुनः गठित किया जाए, भाषाई आधार पर कराना संभव है या नहीं है, या किस प्रकार अगर भाषाई आधार पर कराना भी है तो किस प्रकार से किया जाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको फजल अली आयोग? क्योंकि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो इसके लिए इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? दिसंबर 1953 को। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1953 में। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? 3 सदस्य। फजल अली जो इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे थे के.एम. पाणिकर और तीसरे थे H.N. कुंजरू। ये 3 सदस्य काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फजल अली, के.एम. पाणिकर और H.N. कुंजरू थे 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग में। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? नंबर 1, राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, लेकिन क्या शर्त रखी यहाँ पे? एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। सपोज जैसे अगर हम बम्बई की बात करें, बम्बई में मांग क्या उठ रही थी? गुजराती और मराठियों की। तो चलो एक राज्य बना दो गुजरात, एक राज्य बना दो महाराष्ट्र। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी रह सकते हैं या गुजरात में सिर्फ गुजराती रह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए, अदर जो भाषा के लोग हैं वो भी वहाँ रह सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या रख दिया, अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, लेकिन किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि राज्यों के गठन में राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन किया गया और वो उस राज्य के लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे उसी भाषा के लोग रहेंगे और कोई यहाँ पे रह नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, कुल मिला के एकता है जो भारत की, उसमें कहीं ना कहीं उसको महत्व यहाँ पे दिया जाना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को महत्व दिया जाना चाहिए, ये कहा फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग ने। उसके बाद जब यहाँ पे ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी कि हाँ भाषाई आधार पर आप क्या कर सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लाया गया 7वां संविधान संशोधन। और इस 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। तो एग्जाम में बन सकता है, कई बार एग्जाम में 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में। इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। अधिनियम का मतलब अब यहाँ पे एक कानून बनने लग गया था, किस प्रकार से यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन किया जाए भाषाई आधार पर। और किस संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1956 में। इसमें क्या कहा गया? राज्यों के 4 वर्गों को समाप्त कर, जो भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घाते। देखो 1956 से पहले क्या था, जो भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र थे उनको 4 वर्गों में रखा गया था, 4 भागों में रखा गया था। भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा। तो इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों की स्वीकृति यहाँ पे दी गई थी। इसमें क्या किया गया था? भाग गा को लगभग भाग घा को समाप्त किया गया और इनको आपस में एडजस्ट किया गया। कुल मिला के जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया तो उस समय टोटल जो राज्यों की संख्या थी 14 राज्य प्लस 6 संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 1956 में भारत में। ये कौन कौन से क्षेत्र थे? ये देखो यहाँ पे 1956 में, ठीक है, जब क्या आ गया आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया। तो कुछ राज्यों को यहाँ पे पुनर्गठित किया गया, कुछ राज्यों को एक दूसरे के साथ मिलाया गया और इस प्रकार से यहाँ पे कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का क्या होता है, केंद्र के नियंत्रण में रहता है केंद्र शासित प्रदेश। और राज्यों में क्या होता है? राज्य सरकारें होती है। तो नंबर 1 था आंध्र प्रदेश, ये तो खैर 1953 में ही बन गया था तेलुगु भाषा के आधार पर। नंबर 2 असम, तीसरा है बिहार, चौथा है बम्बई, 5वां जम्मू कश्मीर, 6ठा है केरल, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां है मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो 1956 में ये 14 राज्य थे भारत में और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप जिसको आज लक्षद्वीप भी कहा जाता है, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये देखो यहाँ पे आप मैप दे सकते हो
ये लगभग 1956 के आधार पर ही ये मैप है। यहाँ पर ये मद्रास है, ये बम्बई, ये केरला है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बम्बई है। इसको ये बाद में डिवाइड हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र में। ये मैसूर हो गया यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में। अब धीरे धीरे फिर से यहाँ पे मांगे उठने लग गई थी, और आप तो खैर ये संभव था कि राज्यों को भाषाई आधार पर हम अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ, 1960 में गुजराती और मराठी लोगों ने यहाँ पे क्या मांग रखी कि मतलब गुजरातियों ने कहा कि हमें गुजराती भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो बम्बई जो राज्य था उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया। ये यहाँ पे ये बम्बई था पूरा पहले, आज ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा पहले क्या था, बम्बई था। अब यहाँ पे इसको अलग किया गया, इधर गुजरातियों के लिए गुजरात बनाया गया और ये मराठियों के लिए महाराष्ट्र। तो ये तो महाराष्ट्र पहले उसी में आ गया बम्बई में। और 15वां राज्य कौन बना, चलो तो पहले ही थे 1956 से पहले, और 1956 के बाद तो 1960 में बना आपका 15वां राज्य गुजरात। ये किससे अलग हुआ, ये हुआ आपका बम्बई से अलग। बम्बई से अलग हुए 2 राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र। 16वां राज्य बना नागालैंड 1963 में। नागालैंड किससे अलग हुआ, असम से। उसके बाद 1966 में हुआ पंजाब से हरियाणा अलग। हरियाणा किससे अलग हुआ, 7वें राज्य के रूप में पंजाब से अलग हुआ हरियाणा 1966 में। और 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश। देखो 1966 में क्या हुआ, 1966 में यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है उसको क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन बाद में फिर 1971 में उसको राज्य का दर्जा दिया गया हिमाचल प्रदेश को। उसके बाद 19वें राज्य के रूप में मणिपुर का गठन किया गया 1972 में। त्रिपुरा का 1972 में ही 20वें राज्य के रूप में, और मेघालय का 21वें राज्य के रूप में 1972 में ही गठन किया गया। देखो जो मणिपुर और त्रिपुरा है ये पहले क्या हुआ करते थे, ये संघ शासित क्षेत्र हुआ करते थे। मणिपुर और त्रिपुरा 1956 में क्या थे, ये संघ शासित क्षेत्र थे। लेकिन 1972 में इनको भी क्या बनाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया मणिपुर और त्रिपुरा को 19वें और 20वें के रूप में। और 21वें के रूप में किसे दिया गया, मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में ही। उसके बाद 22वें राज्य के रूप में सिक्किम यहाँ पे भारत का बना 22वां राज्य 1975 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्किम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो यानी जो तीसरा लेक्चर था उसमें मैंने सिक्किम के बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको बता रखा है कि सिक्किम किस प्रकार का भारत का राज्य बना, किस प्रकार से सिक्किम भारत का राज्य बना, 35वां संविधान संशोधन क्या है, 36वां संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा जो लेक्चर 3 है पॉलिटी का। तो उसमें आप इसको जरूर देखें। उसके बाद यहाँ पे 23वें और 24वें और 25वें राज्य के रूप में 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन किया गया। कब किया गया, 1987 में 23वां, 24वां, 25वां। उसके बाद 26वां, 27वां, 28वां राज्य बना 2000 में। छत्तीसगढ़ को यहाँ पे अलग किया गया मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड को यहाँ पे अलग किया गया उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड से आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। और झारखंड को यहाँ पे अलग किया गया बिहार से। ये यहाँ पे देखो, छत्तीसगढ़ इसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उत्तराखंड इसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, और झारखंड इसको बिहार से अलग किया गया। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये 2000 में बने 26वें, 27वें, 28वें राज्य। और 29वां राज्य कौन बना, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया वर्ष 2014 में। देखो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला या गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और सबसे लास्ट में यानी वर्ष 2014 में फिर से आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, और आंध्र प्रदेश से किसको अलग किया गया, तेलंगाना को अलग किया गया। तो 29वां राज्य तेलंगाना बना वर्ष 2014 में। अब देखो इनको आपको याद कैसे करना है, बड़ी मतलब दिक्कत होती है कई अभ्यर्थियों को इनको याद करने में। तो सिंपल सी बात है, 3 के समूह आपको ध्यान रखने हैं। आंध्र प्रदेश के बाद किसका गठन किया गया, गुजरात का गठन किया गया 1960, ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद 3 साल बाद नागालैंड का, और उसी के 3 साल बाद 66 में हरियाणा का गठन किया गया। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश हो गया, और 72 मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं तीनों। 19वां, 20वां, 21वां राज्य मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में ही ये गठित किए गए। सिक्किम के बारे में सभी को अक्सर ध्यान रह जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसको एक अलग प्रक्रिया के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि ये पहले क्या था, भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। एक अलग ये क्या था, राष्ट्र था सिक्किम, और वहाँ पे राजतंत्र था, राजा का वहाँ पे चोग्याल वंश का वहाँ पे शासन था। तो 1975 में इसका विलय किया गया सिक्किम का भारत में 22वें राज्य के रूप में। लेक्चर 3 है पॉलिटी का, उसमें काफ़ी डिटेल्स में इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है।
उसके बाद देखो फिर 87, 87, 87 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों आपको एक साथ नोट करने हैं। और फिर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और 2014 तेलंगाना। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश, इनका गठन कब कब किया गया। अंडमान निकोबार 1956 में ही यहाँ पे ये केंद्र शासित प्रदेश था। दिल्ली और लक्षद्वीप, ये तीनों 1956 में क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली 1961 में, यहाँ पे था पुर्तगालियों का शासन और 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। उसके बाद दमन और दीव को 1962 में शामिल किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। पुदुचेरी यहाँ पे पहले फ्रांस का शासन था और 1962 में इसको भारतीय संघ क्षेत्र में शामिल किया गया। चंडीगढ़ देखो, चंडीगढ़ और हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों एक साथ अलग हुए पंजाब से। हरियाणा हिंदी भाषी आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर राज्य बना और चंडीगढ़ को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। दोनों को एक साथ बनाया गया, हरियाणा को राज्य बनाया गया, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको तो आप सभी को मालूम होगा, 31 अक्टूबर 2019 की तारीख आप सभी को ध्यान होनी चाहिए। इस दिन क्या किया गया, जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको दो भागों में बांटा गया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो वर्ष 2019 तक टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन उसके बाद फिर से क्या किया गया, 26 जनवरी 2020, ये डेट भी आपको मालूम होनी चाहिए। जो दादरा और नगर हवेली, एक दमन और दीव और एक दादरा व नगर हवेली, इन दोनों को 1961-62 में इनका गठन किया गया था। तो दोनों को एक साथ मिलाया गया। तो कुल मिला के ये दोनों अब क्या है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटाया गया है राज्य से और उसको केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया है। और केंद्र शासित प्रदेश जो बीच में 9 हो गए थे, क्योंकि अब यहाँ पे दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव दोनों एक ही हैं। तो अब यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे वर्तमान में। तो देखो यहाँ पे ये है वर्तमान के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। पहले राज्यों की बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में बनती है। अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम की है दिसपुर, बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, गोवा की है पणजी, गुजरात की है गांधीनगर, हरियाणा की है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, झारखंड की रांची है, कर्नाटक की है बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मणिपुर की है इम्फाल, मेघालय का है शिलांग है और मिजोरम की है आइजोल, नागालैंड की कोहिमा है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पंजाब की कहाँ है, चंडीगढ़ है और राजस्थान की है जयपुर, सिक्किम की गंगटोक है, तमिलनाडु की चेन्नई है, तेलंगाना की है हैदराबाद और त्रिपुरा की कहाँ है, अगरतला है, उत्तर प्रदेश की कहाँ है तो लखनऊ है, उत्तराखंड की कहाँ है, देहरादून है और पश्चिम बंगाल की है कलकत्ता। तो ये वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी पोर्ट ब्लेयर है राजधानी, चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ ही है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को इसी में शामिल किया गया, तो इसकी राजधानी कहाँ है, दमन को बनाया गया है। दिल्ली की है नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरती है और पुदुचेरी की कहाँ है, पांडिचेरी, और जम्मू कश्मीर की कहाँ है, शीतकालीन जो राजधानी है वो जम्मू कश्मीर है, और श्रीनगर में क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और लद्दाख की कहाँ है, लेह है। तो दोस्तों ये वर्तमान के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में के भी आपको बता दिए हैं। 1956 के बाद किन किन राज्यों का गठन कब कब किया गया और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों का गठन भी कब कब किया गया, कैसे कैसे किया गया, ये भी आपको बता दिया गया है। और 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, ये सारी चीज़ें और किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।